अमेरिका हर साल अपने डिफेंस बजट के लिए लगभग 850 बिलियन डॉलर्स एलोकेट करता है। इस बजट से वो 5000 से ज्यादा बैटल टैंक्स और 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स सहित मिलिट्री हार्डवेयर का एक बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का डिफेंस बजट सिर्फ 30 से 40 बिलियन डॉलर्स के बीच है और उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये चार्ट दोनों देशों की हार्डवेयर स्ट्रैटेजीज को दिखाता है, जिसमें मिलिट्री एसेट्स को उनकी कॉस्ट और वॉल्यूम के हिसाब से रखा गया है। अमेरिका हाई कॉस्ट और लो वॉल्यूम वाली एलीट मशीनरी पर डिपेंड करता है, जबकि ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्टी है। वो हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट वाले हथियारों पर फोकस करता है। रिसोर्सेज का ये डिफरेंस एक एसिमेट्रिक इकोनॉमिक एग्जॉस्शन की स्ट्रैटेजी बनाता है। इसका मतलब है कि दुश्मन को ऐसे हथियारों को नष्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, जिन्हें बनाने में सिर्फ कुछ हजार डॉलर लगते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन। इनमें 50 सीसी की वही मोटर लगी होती है जो एक नॉर्मल मोटरसाइकिल में होती है। क्योंकि इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए एक ड्रोन को असेंबल करने का कॉस्ट सिर्फ $2000 आता है। इस सस्ते दाम की वजह से ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं और लॉन्च होने के बाद बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करते हैं। ये असल में पहले से प्रोग्राम किए गए फ्लाइंग बॉम्ब्स हैं। इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल मिड टियर और हाई एल्टीट्यूड वाले इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $4 मिलियन होती है और टारगेट को पक्का हिट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत अक्सर 2 मिसाइल्स फायर करनी पड़ती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आसमान से एक $2000 के ड्रोन को गिराने के लिए $8 मिलियन खर्च करना। जब इन ड्रोन्स को एक साथ भारी स्वॉर्म या झुंड में लॉन्च किया जाता है, तो डिफेंडिंग देश को अपनी महंगी और लिमिटेड एम्यूनिशन सप्लाई को बहुत तेजी से खत्म करना पड़ता है। इजराइल का आयरन बीम इस भारी इकोनॉमिक लॉस का एक जवाब है। ये 100 किलोवाट का हाई एनर्जी लेजर वेपन है, जिसके एक शॉट का कॉस्ट सिर्फ $2 आता है। इसकी एम्यूनिशन सप्लाई सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मास प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स के सामने ट्रेडिशनल किनेटिक डिफेंस पूरी तरह से फेल हो जाता है। सस्ते ड्रोन्स के झुंड से निपटने के लिए देशों को एनर्जी बेस्ड वेपन्स की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अमेरिका अपने टारगेट्स ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट मेवन जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। ये एआई मॉडल्स सही टारगेट कोऑर्डिनेट का पता लगाने के लिए टोपोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी और वेजिटेशन में बदलाव जैसे हजारों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। लगभग 20,000 मिलिट्री पर्सनल इन मॉडल्स का इस्तेमाल करके छिपे हुए बंकर्स को हफ्तों के बजाय सिर्फ कुछ घंटों में ढूंढ लेते हैं। ईरान इसका मुकाबला फेक जीपीएस सिग्नल्स या स्पूफिंग के जरिए करता है और अपने हथियारों को चाइना के इंडिपेंडेंट बेइदू सैटेलाइट नेटवर्क पर शिफ्ट कर देता है। फेक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ब्रॉडकास्ट करके ये सिस्टम प्रिसिजन हथियारों को गलत डेटा फीड करते हैं। एआई हमले की एकदम सही कैलकुलेशन करता है, लेकिन मिसाइल उड़कर किसी गलत लोकेशन पर जाकर गिरती है। इसके अलावा कुछ फिजिकल वल्नरेबिलिटीज भी हैं। ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले अंडर वाटर केबल्स के जरिए चलता है, जो बिल्कुल ईरान की टेरिटरी के पास है। अगर कोई दुश्मन मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही इस नेविगेशनल डेटा केबल को सफलतापूर्वक काट दे, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो सकता है। अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट्स को बचाने के लिए ईरान बड़े बड़े मिसाइल सिटीज बनाता है। ये ठोस पहाड़ों के अंदर 500 मीटर गहराई में बने बहुत ही कॉम्प्लेक्स टनल नेटवर्क्स हैं। इन बंकर्स में फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे बेहद खतरनाक ऑफेंसिव वेपन्स रखे जाते हैं। फतह 1 जैसी मिसाइल मैक 13 से मैक 15 की स्पीड तक पहुंचती है, जो हवा के बीच में ही अपना रास्ता बदलने के लिए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करती है। इतनी तेज स्पीड और एजिलिटी की वजह से ट्रेडिशनल रडार सिस्टम्स के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 500 मीटर ठोस चट्टान को भेदकर उन लॉन्च साइट्स को हिट करने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक टूल की जरूरत है, अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये GBU-57 ले जाने में सक्षम एकमात्र एयरक्राफ्ट है। GBU-57 एक 13,000 किलोग्राम्स का भारी भरकम बंकर बस्टर बॉम्ब है, जिसे खास तौर पर गहरी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के पास अभी सिर्फ 19 B-2 बॉम्बर्स हैं। इतनी गहरी किलेबंदी हमलावर को एक सक्सेसफुल स्ट्राइक के लिए अपने सबसे रेयर और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट्स को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर देती है। बैटलफील्ड से बाहर ये देश अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वो रियल टाइम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए एआई जनरेटेड मीडिया का यूज करते हैं। हाल ही के टेंशन्स के दौरान ऐसे कैंपेन्स ने बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटस को लेकर कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स फैलाई। इसका मेन टारगेट पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट करना है। ये रिपोर्ट्स बिना किसी वेपन के इस्तेमाल के नागरिकों में पैनिक पैदा करने और डोमेस्टिक प्रोटेस्ट्स भड़काने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इस तरह का नैरेटिव वॉरफेयर एक देश को सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए दुश्मन की डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को चैलेंज करने का मौका देता है और बाद में वो इससे आसानी से मुकर भी सकते हैं। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी।
इन दोनों अप्रोचेस को देखने पर कैपेबिलिटी में एक साफ फर्क नजर आता है। अमेरिका और इजराइल के पास प्रिसिजन टारगेटिंग और सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक बड़ा एडवांटेज है। अगर मकसद कम समय में किसी हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करना है तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक लंबे खींचने वाले कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल उल्टी है। दुश्मन को इकोनॉमिकली थकाना, जिम्मेदारी से बचना और हथियारों का भारी वॉल्यूम इस्तेमाल करना। किनेटिक डिफेंस तब बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है जब हर बचाव का कॉस्ट हमले से हजारों गुना ज्यादा हो। इस स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का मतलब अब सिर्फ सबसे फास्ट जेट बनाना नहीं रह गया है। असल सक्सेस अब इस बात पर डिपेंड करती है asset in a compressed time frame. The U.S. technological suite is the effective choice. This no longer just